फाइन। तो बहुत दिन बाद आज हम लोग एडिटोरियल्स को फिर से स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स। एज यूजुअल हम लोग यहाँ पे 4 टॉपिक को डील करेंगे। 129 कार्बन बॉर्डर टैक्स। जानते हो कार्बन बॉर्डर टैक्स पहले भी काफ़ी बार चर्चा हो चुका है इस क्लास में। कार्बन बॉर्डर टैक्स का मतलब है कि यदि कोई कंट्री कोई भी अपना उत्पाद करता है, जैसे स्टील किया या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है, वहाँ उसमें बहुत कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है। लेट्स से जैसे इंडिया ऐसा कंट्री में स्टील बनेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत रिलीज़ होगा, तो यूरोपियन यूनियन क्या करेगा, उस हिसाब से टैक्स लगाएगा। क्योंकि यूरोपियन यूनियन चाहता है कि पूरा दुनिया में ग्रीन एनर्जी की तरफ ज़्यादा रुझान हो। और जो अभी जो ब्लास्ट फर्नेस यूज़ होता है, ब्लास्ट फर्नेस का मतलब क्या है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत रिलीज़ होते हैं, तो क्या करना है कि ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव करना है। और यूरोपियन यूनियन का जो स्टेप है ये कब लागू होगा, 2026 के बाद लागू होगा। और यही रीज़न है कि एक इतना बड़ा यदि ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करता है, यूरोपियन यूनियन बहुत बड़ा संगठन है, यदि वो करता है तो दूसरे कंट्री पे भी असर पड़ेगा, दूसरा कंट्री भी करेगा ये चीज़। मेन मुद्दा क्या है यहाँ, मेन मुद्दा ये है स्टूडेंट कि हो क्या रहा है कि बहुत सारे प्लांट जो डेवलप कंट्री में, बढ़िया से कान खोल के सुनो क्या बोल रहे हैं, यदि डेवलप कंट्री में बहुत सारा प्लांट है तो वहाँ पे स्टील को प्रोड्यूस करना बहुत महंगा है। इसलिए महंगा है क्योंकि आपको ग्रीन तरीके से प्रोड्यूस करना होगा। इसलिए ये लोग क्या करें कि अपना प्लांट को शिफ्ट कर रहे हैं इंडिया ऐसा कंट्री में, ताकि यहाँ पे उतना स्ट्रिंजेंट रूल्स नहीं है। इंडिया में धड़ल्ले यूज़ कर रहा है, कार्बन को इमिट कर रहा है, तो इसलिए इस चीज़ को ऑफसेट करने के लिए यूरोपियन यूनियन कोशिश कर रहा है कि यदि कोई भी प्लांट डेवलप कंट्री से डेवलपिंग कंट्री में जाता है यही सोच के कि वहाँ पे इमिट करेगा, सस्ता बन जाएगा और हमारे कंट्री में फिर डंप हो जाएगा या दुनिया में डंप हो जाएगा। तो अब तुम यदि 2026 के बाद तुम करते हो, यहाँ पे सामान लाते हो, सामान बहुत महंगा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन का टैक्स लगेगा उस पर। तो अब यूरोपियन यूनियन ये बोल रहा है, तो यूके भी सिमिलर स्टेप्स ले रहा है और भी बहुत सारा कंट्री सिमिलर स्टेप्स ले रहा है। तो उसी के लिए आया, देखो कार्बन बॉर्डर टैक्स, इंडिया शुड ब्रेस अप टू फेस दिस रियलिटी। और इंडिया को बहुत जल्दी तैयार होना चाहिए इस रियलिटी को फेस करने के लिए। और इंडिया, देखो इंडिया तो ऐसे भी पॉजिटिव स्टेप है इंडिया का। क्यों? इंडिया ऐसे भी ग्रीन एनर्जी पे ज़्यादा मूव कर रहा है, समझे। ये हमारा 129 रहेगा। 130 क्या है? यस, टिम कुक दिख रहा होगा तुम लोग को, CEO किसका? एप्पल का, है ना। हमारे भारत में भी 2 स्टोर खुले हैं, एक मुंबई में, एक साकेत दिल्ली में, है ना, आया हुआ है बिल्कुल। तो ये सही जगह। चाइना +1 स्ट्रेटेजी के हिसाब से देखोगे तो वन ऑफ द ब्राइट स्पॉट इंडिया भी है। चाइना से कोई प्लांट यदि निकलता है तो इंडिया में भी आके रह सकता है। शर्त ये कि इंडिया में इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए, फेवरेबल होना चाहिए। और जिस हिसाब से 2 यहाँ पे स्टोर लगाया गया है या खोला गया है, ये इंडिया के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मैं इंडिया ध्यान रखे कि बाहर से जो इंपोर्ट लाए तो कम इंपोर्ट ड्यूटी लगाए। सही बात है ना, पहले भी आया था ना ये चीज़, तो ये समझेंगे हम लोग। 131 देखो क्या होता है टैक्स हेवन्स। टैक्स हेवन कई बार पढ़ चुके हो, इसमें डेटा के साथ देखोगे। और आखिर MNC क्यों प्रीफर करती है टैक्स हेवन को? जानते हो MNC सब टैक्स इवेजन का काम करता है, इसलिए हम लोग DTA लाए थे ना, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। उसमें जानते हो मॉरिशस के साथ हुआ था, हाँ शाम को भी पढ़ाए थे तुम लोग को। तो इसमें तुम रियलिटी देखो, मैंने पहले भी कहा था ना कि मॉरिशस जो झिंगा कंट्री है, इतना छोटा, वहाँ से इतना कैसे पैसा आ सकता है? तो सब राउंड ट्रिपिंग हो रहा होगा, तो वो समझेंगे हम लोग अच्छे से इसको। उसका देखो आखिर इतना खुशी कैसे मिलता है लोग को जब एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होता है, तो यानी कि इनकाउंटर होता है तो लोग सब फूल माला चढ़ाना शुरू कर देता है पुलिस को, और पूरा पुष्प का वर्षा करता है कि हमारा अच्छा काम किया है। अभी देखो जो तेलंगाना में हुआ था कुछ साल पहले, अभी यूपी में जो चल रहा है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कभी भी जस्टिसेबल नहीं हो सकता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, समझे ना। उसका एक लिमिट है, तो वही समझेंगे हम लोग आखिर क्यों इतना जॉय मना रहा है ये सब। तो देखो 129 इसका सिलेबस देखो, GS पेपर 3 इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। 18 अप्रैल को आया था स्टूडेंट। ये देखो कार्बन बॉर्डर टैक्स इज गोइंग टू बिकम ए रियलिटी। देख रहे हो ना, ये रियलिटी होने वाला है। डेवलप कंट्री क्या करेगा, टैक्स इंपोर्ट लगाएगा, जाहिर सी बात लगाएगा, ताकि कोशिश करेगा कि जो भी उसका लोकल इंडस्ट्रीज़ है वो तुम्हारा शिफ्ट नहीं करे। क्योंकि ये लोग जितने भी डेवलप कंट्री में है इसका,
बेस है वो शिफ्ट करना चाहता है डेवलपिंग कंट्री में। क्यों डेवलपिंग कंट्री में शिफ्ट करना चाहता है? क्योंकि यहाँ पे जो रूल्स और रेगुलेशन है कार्बन इमिट करने का बहुत ही लूज है, बहुत ही नॉर्मल है। धड़ल्ले से यहाँ पे कार्बन इमिट होता है और सस्ता प्रोड्यूस होता है। सस्ता प्रोड्यूस होगा तो बहुत बड़ा मार्केट बनेगा बाहर का। तो ये चीज़ को डी इंसेंटिवाइज करने के लिए, डीमोटिवेट करने के लिए, डिस्करेज करने के लिए यूरोपियन यूनियन ऐसा काम कर रहा है। बात समझे? अब देखो डेटा कब से कलेक्ट करना शुरू करेगा यूरोपियन यूनियन? ये तुम्हारा अक्टूबर 1, 2026 शुरू करेगा। और टैक्स कब से लगाएगा? जनवरी 1, 2026 से। अभी ट्रांजिशन पीरियड दे रहा है सबको, क्योंकि एक ही बार रातों रात नहीं हो सकता है ये। अभी सबको, हालांकि 1 साल पहले ही वार्निंग दे चुका था यूरोपियन यूनियन कि हम लगाने वाले हैं। बात समझ गए ना? तो 2026 से लागू होगा, मगर डेटा आपसे लेना शुरू करेगा ये। तो इसलिए इंडिया को बहुत सावधानी से, और इंडिया को क्या करना चाहिए? क्लीनर एनर्जी की तरफ मूव करना चाहिए। समझ गए? देखो अब सिमिलर चीज़ होने वाला, यूके भी लगाने वाला, यूके, कनाडा, जापान, यूएस और भी इस तरह का सीबीटी लगाने वाला है इंपोर्ट के ऊपर। तो देखो इससे क्या होगा कि लैक ऑफ स्मॉल एंड बिग फार्म्स असर पड़ेगा। एंड यस, इंडियन एक्सपोर्टर्स मस्ट फैक्टर इन सीबीटी इनटू देयर कॉस्टिंग एंड प्रिपेयर टू मिनिमाइज इट्स इम्पैक्ट। और इसलिए हमारे जितने भी एक्सपोर्टर हैं उसको ध्यान देना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि कितना जल्दी हम क्लीनर एनर्जी या ऐसा तौर तरीका हो जहाँ पे हमको कम नुकसान हो। अदरवाइज नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बात समझो, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट को बहुत बड़ा धक्का लगेगा इस समय। मान लो कि यूरोपियन यूनियन बोल दिया कि नहीं, इस पर तो तुम बहुत ज़्यादा कार्बन इमिट किया है, तुम पे इतना टैक्स लगेगा, तो खाक सामान बिकेगा बाहर, महंगा हो जाएगा आपका सामान। तो इसलिए हमारे जो इंडियन एक्सपोर्टर है उसको सीबीटी का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए और उसे आपसे कंसिडर करना चाहिए, ताकि इम्पैक्ट हमारे भारत के एक्सपोर्ट पे कम पड़े। आगे देखो, तो 6 स्टेप प्लान, 6 स्टेप है जी, जहाँ पे ये लोग जिस तरीके से कंसीडर करेगा लगाने के लिए कार्बन टैक्स। तो क्या है? फर्स्ट, कंपनी शुड चेक देयर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। जितने भी कंपनी है उसको अपना एक्सपोर्ट प्रोडक्ट को चेक करना पड़ेगा कि कितना कितना कार्बन इमिट हो रहा है वहाँ पे। बात समझे? जैसे यूरोपियन यूनियन इनिशियली कवर करेगा स्टील को, एल्युमिनियम को, सीमेंट को, फर्टिलाइजर को और ये सभी चीज़। ठीक है, यूके भी बोल रहा है कि ठीक है हम ग्लास पे भी लगाएंगे, हम पेपर और पल्प पे भी लगाएंगे, फर्टिलाइजर पे भी लगाएंगे, और आस्ते आस्ते करते करते सब प्रोडक्ट पे 2034 तक हम लगा देंगे। देख रहे हो ना, यूके भी सिमिलर प्रपोजल लाया है। कंपनी शुड चेक इफ द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट इंक्लूड्स एनी ऑफ दिस प्रोडक्ट्स टू द यूके और द यूरोपियन यूनियन। और इसलिए कंपनी को चेक करना पड़ेगा कि ये सब सामान यूरोपियन यूनियन जाएगा या यूके जाएगा, और उस हिसाब से कंपनी को एक मेथोलॉजी, एक तरीका ईजाद करना होगा ताकि इसका सामान सब बिक सके बाहर। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कार्बन जितना कम इमिट हो, यानी कि ड्यूरिंग द प्रोसेस, उसमें कार्बन जितना कम इमिट हो उतना बेटर है, और उतना बढ़िया से वहाँ पे स्वीकार कर लिया जाएगा उस प्रोडक्ट को। समझ में आ रहा है? आगे देखो, अब इस फिगर को थोड़ा जूम कर लो, इस फिगर को जूम कर लो और समझने का प्रयास करो। ये डेटा को देखो, ये डेटा समझाया गया है कि देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पर टन, यानी कि 1 टन बनाते हैं तो कितना पैसा लगता है। यदि हम ब्लास्ट फर्नेस रूट से करें तो हमको 50 रुपये लगेगा, समझे। यदि वही स्टील तुम बना रहे हो जिसमें कार्बन बहुत एमिट हो रहा है, देखो कितना एमिट हो रहा है, 2.2 एमिट हो रहा है, समझे, 2.2 यूनिट तुम्हारा एमिट हो रहा है। ये तुम इलेक्ट्रॉनिक आग फर्नेस से करते हो तो उसमें 50 रुपये लगता है, मगर उसमें कम तुम्हारा एमिट होता है, 1.2 होता है। जहाँ तक सवाल एल्यूमिनियम इनगोट्स का, जिसमें 2 लाख समथिंग लगता है, मगर उसमें एमिट कितना होता है, 4.5 होता है। सीमेंट देखो, सीमेंट का इतना है, उसमें 0.6 तुम्हारा एमिट होता है, समझ रहे हो ना। तो इस हिसाब से जो एमिट होगा उस हिसाब से पैसा लगाएगा वो लोग। क्या लगाएगा? टैक्स लगाएगा। टैक्स लगाते हुए नीचे देखोगे तुमको पता चलेगा कि 39.6% तक टैक्स लगा सकता है। क्यों? ज़्यादा कार्बन इमिट हो रहा है वहाँ पे, वो 2.2 हो रहा है, 1.2 में देखो ओनली 21.6 है, 4.5 में 20.25। इतना ज़्यादा टैक्स लगेगा। समझता है सामान कितना महंगा हो जाएगा? तो ये सामान इतना ज़्यादा जो टैक्स लगा रहा है, ये इस बेसिस पे लगा रहा है कार्बन कितना एमिट हो रहा है। समझ में आ रहा है ना डेटा? हाँ, इसलिए है ये। तो देखो वही चीज़ सेकंड में बताया गया, कैलकुलेट द मॉनेटरी इम्पैक्ट, यानी कि द रेट ऑफ सीबीडी कार्बन बॉर्डर टैक्स डिपेंड्स ऑन हाउ मच कार्बन हैज़ बीन एमिटेड। यानी कि तुम्हारा जब हम एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो कितना ज़्यादा तुम्हारा कार्बन इमिट हो रहा है, ज़्यादा इमिट हुआ तो ज़्यादा टैक्स लगेगा। कहने का मतलब ये है, जस्ट हम देखें ना अभी कि तुम्हारा जो ब्लास्ट फर्नेस पे कितना हो रहा है इमिट, 2.2 हो रहा है, तो उस हिसाब से देखो टैक्स लगभग तुम्हारा 40% है नीचे। बात समझ में आ गया ना? तो इसलिए क्या होना चाहिए, सोल्यूशन क्या होना चाहिए स्टूडेंट? यहाँ पर सोल्यूशन ये होना चाहिए क्लीनर एनर्जी, समझे। जितना क्लीनर एनर्जी होगा उतना बेटर है।
जैसे एग्जांपल देखो यहाँ बताया गया है कि यदि स्टील बनता है आपका फ्लास्ट फर्नेस रूट से तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, जब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो हायर टैक्स लगेगा उस पर। यदि इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से निकलता तो उसमें कम टैक्स लगता है, क्यों? क्योंकि एमिट कम होता है कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे। और यदि कोई स्टील तुम्हारा हाइड्रोजन प्रोसेस से निकले, जानते हो ना हाइड्रोजन प्रोसेस से निकलता है, H2O को ब्रेक करना पड़ता है, फिर वही तुम्हारा स्टील, ग्रीन स्टील का बात किए थे हम लोग, हाइड्रोजन मिशन में ग्रीन स्टील का ही बात था कि नहीं था। यदि आपका स्टील ग्रीन है तो उस पर कम टैक्स लगेगा। तो मेन बात है कि आपका प्रोसेस कैसा है। यदि प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत एमिट हो रहा है तो बहुत ही टैक्स लगेगा। आगे देखो, थर्ड नंबर देखो, चेक द कम्पिटेटिवनेस, कंपेयर योर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विद दैट ऑफ कम्पिटिटर्स विद इन द कंट्री एंड ग्लोबली। जो भी आपका सामान बना है आप लोकल मार्केट में कंपेयर करो और ग्लोबली कंपेयर करो। द टैक्स लायबिलिटी विल बी लोअर इफ वन मेक्स द सेम प्रोडक्ट विद अ क्लीनर अप्रोच। सही बात है ना, आप पे कम टैक्स लगेगा आपके सामान पे यदि आपका अप्रोच जो है, आपका सामान बनाने का जो तरीका है वो बहुत ही क्लीनर हुआ। तो ग्रीन वाला एनर्जी से यदि बना रहे हैं तो बहुत ही सस्ता, बहुत ही कम टैक्स लगेगा आपके ऊपर। एग्जाम्पल देखो, वही चीज़ फिर से लिखा गया है, जैसे फ्लास्ट फर्नेस एंड बेसिक ऑक्सीजन, इसमें 2.2 टन लगता है कार्बन डाइऑक्साइड, और उसी में देखो इलेक्ट्रिक आर्क में 1.2 लगता है। तो फार्म जो कि इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस यूज़ कर रहा है उसको, उस पर CBD कम लगेगा, मतलब CBD कम लगेगा उसके ऊपर, और जो ब्लास्ट फर्नेस कर रहा है उस पर ज़्यादा लगेगा। तो कॉम्पिटिटिवनेस देखना है। आगे देखो, ये हो गया ना तीसरा नंबर। चौथा नंबर देखो, इंगेज एनर्जी ऑडिटर। देखो आपको ऑडिटर भी रखना होगा। अब ऑडिटर तो सुना है, मैं एनर्जी ऑडिटर पहली बार सुन रहे हूँ। एनर्जी ऑडिटर को रखना होगा, ये खत्म कर दिया, सेम चीज़ है वो, सेकंड और थर्ड लगभग सेम ही है। अब एनर्जी ऑडिटर का मतलब क्या है, जो सही सही बता सके आपको कि क्या तरीका होना चाहिए। देखते हो ना तरीका कितना इंपॉर्टेंट होता है कोई भी चीज़ बनाने के लिए। तो एनर्जी ऑडिटर हमेशा गाइड करेगा कंपनी को, ये तरीका करो, इससे कम कार्बन रिलीज होगा, और कम कार्बन रिलीज होगा तो कम CBD लगेगा आपके ऊपर। देखो वही है कि अक्टूबर 1, 2023 से जितने भी हमारे इंडियन एक्सपोर्टर है, चाहे स्टील का हो, एल्यूमिनियम का हो, सीमेंट का हो, फर्टिलाइजर का हो, हाइड्रोजन का, इलेक्ट्रिसिटी का हो, सबको अपना डेटा शेयर करना होगा यूरोपियन यूनियन से, इम्पोर्टर से जो खरीद रहा था, समझे। और फिर वो डेटा शेयर करेगा CBD अथॉरिटीज से, और उसके हिसाब से CBD अथॉरिटी तैयारी करेगा कि कितना लगना चाहिए टैक्सेस के ऊपर। तो CBD रिक्वायर्स यूरोपियन यूनियन इम्पोर्टर्स टू परचेज एमिशन सर्टिफिकेट टू पे द डिफरेंशियल बिटवीन द कंट्री ऑफ प्रोडक्शन कार्बन प्राइस एंड द कॉस्ट ऑफ कार्बन इन यूटीज। यानी कि वही बात है, कार्बन प्राइसिंग, जो भी गैप रहा तो बेचना पड़ेगा उसको। जैसे जानते हो ना कि लेट से यूरोप में कोई भी सामान बन रहा है और कार्बन बोला गया कि स्टैंडर्ड ये होना चाहिए, और वो स्टैंडर्ड को तोड़ रहा है, इतना ब्रिज हो रहा है, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट खरीदना पड़ेगा। बताए ना, कार्बन ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, जो क्योटो प्रोटोकॉल से स्टार्ट हुआ था, कार्बन ट्रेडिंग। बिल्कुल कार्बन ट्रेडिंग के बारे में ही बात करा कि CBD क्या बोलेगा यूरोपियन इम्पोर्टर्स को कि भाई सर्टिफिकेट खरीद लो, परचेस कर लो। सर्टिफिकेट खरीदने का मतलब क्या है कि जो भी हम सामान ला रहे हैं उसमें कार्बन इमिट हो रहा है इतना स्टैंडर्ड से। मान लो कि स्टैंडर्ड तुम्हारा 10 है, 10 नहीं है, 10 स्टैंडर्ड है, और जो भी सामान लेके आ रहे हो उसका 20 है, तो 10 हुआ। तो 10 हुआ तो क्या है कि जितने भी इंपोर्टर है, जो यूरोपियन यूनियन का जो इंपोर्टर होगा वो क्या करेगा, खरीदेगा। यानी कि इंडिया या फिर किसी कंट्री से वो कार्बन का सर्टिफिकेट खरीदेगा, और ये बोलते हुए कि देखो 10 यहाँ इमिट हुआ है तो हम 10 वहाँ पे प्लांटेशन कर दिए हैं, 10 में हमने क्या मैंग्रोव्स लगा दिया है, 10 हम ओशन की तरफ खर्च कर रहे हैं, इस तरह, ताकि बैलेंस रहे। मगर 10 में करने में तो टैक्स लगेगा उसके ऊपर, क्या कि इंपोर्टर को कहीं पे प्रमोट करना है ग्रीन एनर्जी को, तो इंपोर्टर का उतना पैसा तो जाएगा, तो पैसा फिर कहाँ से आएगा, इधर से आएगा। फिर इफ़ द डेटा सबमिटेड इज़ नॉट ओके, यदि ओके नहीं हुआ तो कार्बन इंटेंसिटी ऑफ प्रोडक्ट कैन नॉट बी एस्टिमेट एंड यू विल चार्ज द हाईएस्ट डिफॉल्ट टैक्स रेट। यदि डेटा लगा उसको इसमें फॉल्ट है, ट्रांसपेरेंट डेटा ही नहीं है, तो यूरोपियन यूनियन क्या करेगा, और ज़्यादा टैक्स लगा देगा उसके ऊपर। तो साइंटिफिकली कैप्चरिंग द डेटा विल नीड द हेल्प ऑफ एनर्जी ऑडिटर्स। तो एनर्जी ऑडिटर का काम ही यही रहेगा कि साइंटिफिकली डेटा वो क्या करे, प्रोवाइड करे यूरोपियन यूनियन अथॉरिटीज़ को। अदरवाइज क्या होगा, टैक्स ज़्यादा लगेगा। जानते हो कि इंडिया हमेशा तुम्हारे डेटा को लेकर मैनिपुलेटेड रहा है, यदि उल्टा पुल्टा दे देगा तो एनर्जी ऑडिटर क्या करेगा, एकदम सही सही डेटा प्रोवाइड करेगा उसको। कहने का मतलब ये होगा। हाँ, स्टार्ट यूजिंग पावर जनरेटर फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। यही बिल्कुल हम कह सकते हैं, भारत तो और बेस्ट है इसमें कि अब रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करिए, और इंडिया बिल्कुल काम कर ही रहा है। कंपनी शुड स्टार्ट यूजिंग पावर जनरेटर फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी।
अब कंपनी सबको कहाँ ध्यान देना चाहिए? ग्रीन एनर्जी पे ध्यान देना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी पे ध्यान देना चाहिए, और उससे जैसे स्टील है तो ग्रीन स्टील, ये सब चीज़ होना चाहिए। और इससे क्या होगा, तुम्हारा जो कार्बन लोड है, जैसे फॉसिल फ्यूल है ना, कोल हुआ, ऑयल हुआ, नेचुरल गैस हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होता है, ये सब खत्म हो जाएगा आस्ते आस्ते यदि हम विंड, सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ स्विच करें तो। समझ गए ना स्टूडेंट? ये बेस्ट एक तरीका हो सकता है। अब देखो यहाँ पे एक्सप्लोर ग्रीनर प्रोडक्शन ऑप्शन, देखो यस, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि अब तुम्हारे पास विकल्प है कि यू कैन गो फॉर द ग्रीन वे ऑफ प्रोडक्शन। जैसे स्टील देखो, द लो कार्बन वे टू प्रोड्यूस स्टील स्विचिंग फ्रॉम, सबसे बेस्ट है कि यदि आपको ग्रीन स्टील बनाना है या कम कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करना है तो ब्लास्ट फर्नेस रूट से जो कर रहे थे, जहाँ पे कोल यूज़ कर रहे थे, आप इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस रूट यूज़ करो, जहाँ पे आप नेचुरल गैस या यूज़ करते हो। हम वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अभी जैसे देखे थे ना 1.2 यूनिट था, अब 2.2 यूनिट से ज़्यादा बेटर है ये कर सकते हो। अल्टीमेटली क्या है तुम्हारा कि नेचुरल, अब बाद में आस्ते आस्ते नेचुरल गैस को भी रिप्लेस कर देना ग्रीन हाइड्रोजन से, और बेटर हो जाएगा, समझे? ग्रीन हाइड्रोजन को यूज़ करो बढ़िया से। तो स्पोज आयरन इज रिफाइंड इनटू स्टील यूजिंग, हाँ, अब आयरन को, आखिर आयरन किससे बनता है? स्टील से ही बनता है। तो आपका जो प्रोसेस होना चाहिए उसमें क्या होना चाहिए, ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड इमिट ना हो। प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन, बट जानते हो कि हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस जानते हो ना, H2O, इतना आसान नहीं होता। एक तो H2O को ब्रेक करना ही इलेक्ट्रोलाइजर का काम है, और उसमें जो एनर्जी यूज़ होता है, कहते हैं ना हाईली इंटेंसिव एनर्जी, उसके लिए फिर तुमको रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ पे सुनो अच्छे से, रिन्यूएबल एनर्जी ला के तुमको H2O को ब्रेक करना होता है, और फिर H2O को जो ब्रेक किया उसको तुमको स्टील प्लांट में यूज़ करना है। तो इनपुट में आपको बहुत सारे ग्रीन एनर्जी को यूज़ करना होता है, इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ग्रीन एनर्जी ला के H2O तोड़ना मतलब बहुत ही पैसा का चीज़ है। मैं ये आस्ते आस्ते यू हैव टू डू इट, अदरवाइज वहाँ से CBT लगेगा ज़्यादा। ठीक है, वही बोलने का प्रयास किया गया। देखो ठीक से समझोगे। हाउएवर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन रिक्वायर्स 70% मोर विंड एंड सोलर एनर्जी देन रिप्लेसिंग नेचुरल, यानी कि आप हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना चाहते हो तो 70% ज़्यादा आपको विंड और सोलर एनर्जी लगेगा एज़ कम्पेयर टू अदर। तो ये डबल हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ स्टील, समझे, यदि ग्रीन एनर्जी से आप यूज़ करते हो तो, ग्रीन हाइड्रोजन से। आगे देखो सीमेंट एंड केमिकल्स। अब देखो यहाँ पे भी वही चीज़ बताया गया है कि हीटिंग लाइमस्टोन, जब हम लाइमस्टोन को हीट करते हैं तो 60% कार्बन इमिशन होता है। फार्म्स कोशिश करना चाहिए कि अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी यूज़ करे, अच्छा क्लीनर टेक्नोलॉजी यूज़ करे, जिससे तुम्हारा कार्बन इमिशन कम हो। समझ गया ना? इस तरह करना चाहिए। यदि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है तो उसको कैप्चर करो, नीचे इंजेक्ट करो। बताए थे ना कार्बन स्टोरेज वाला व्यवस्था जो कनाडा में एक प्लांट में है, वो सब करना पड़ेगा तुमको। एज फार एज केमिकल आर कंसर्न, द बेस्ट वे इज यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। जहाँ तक सवाल है तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी का, तो आप ग्रीन एनर्जी से यूज़ करो, कोल और नेचुरल गैस से मत यूज़ करो। तो इससे क्या है कि तुम्हारा बेस्ट रहेगा, बात समझे, और CBT ज़्यादा नहीं लगेगा। और इंडिया कर ही रहा है, बताए थे जस्ट ट्रांजिशन। जस्ट ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि आपका जो भी थर्मल पावर प्लांट है, यदि वो शिफ्ट हो रहा है ग्रीन एनर्जी की तरफ, तो यहाँ का जो लोग है, इंसान है, उसको तो बुझने नहीं आएगा, उसको भी ट्रेनिंग दो और ट्रेनिंग करके स्विच कराओ, ताकि ये लोग का रोजगार भी खत्म ना हो और शिफ्ट भी हो जाए अच्छे से। दैट इज कॉल्ड जस्ट ट्रांजिशन। बात समझ में आ गया? CBT का मामला समझ में आ गया ना? यस, ये खत्म हो गया स्टूडेंट। दूसरा देखो, बिल्कुल देखो, हर समय हम लोग बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग। भारत जैसे कंट्री के लिए दोनों ही चीज़ ज़रूरी है, मैन्युफैक्चरिंग भी और सर्विस भी। जहाँ तक सवाल है, देखो तुम लोग को बताए थे कोहट में, भारत में जो हमारा जो मर्केंटाइज गुड्स पिछले साल लगभग 422 बिलियन बिका है बाहर, और अभी 470 के आसपास होगा, 470 इंक्रीज हुए हैं। जो हमारा सर्विस है, सर्विस में भी लगभग 160 बिलियन का हमारा सरप्लस। सर्विस तो बहुत अच्छा मूव किया है, बात समझे, मगर हमें फोकस दोनों तरफ करना चाहिए। इनफैक्ट तुम लोगों को पता होना चाहिए, इनफैक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग में बेस्ट है वो वर्ल्ड में सभी चीज़ में बेस्ट है, ये जान लेना। और हम चाइना का बात करेंगे तो तुमको पता है चाइना में जो पॉपुलेशन है 50% मैन्युफैक्चरिंग में है, 50% सर्विस में भी है। डू यू नो दिस थिंग? और जबकि उसके बाद भी चाइना दुनिया का सबसे बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब है। और देखो, जो कंट्री मैन्युफैक्चरिंग हब होता है वो उसका जो करेंट अकाउंट है हमेशा सरप्लस में रहता है। अब देखो,
सर्विस के लिए दुनिया में यूनाइटेड स्टेट्स जाने जाते हैं सर्विस के लिए। मैं देखो ना उसका करंट अकाउंट हमेशा डिफिसिट में रहता है। बात समझ में आ रहा है ना? इसलिए मैन्युफैक्चरिंग में बेस्ट करने की जरूरत है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि सर्विस को इग्नोर कर रहे हैं। देखो GS पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ग्रोथ डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे देखो एप्पल का जो बॉस है CEO है टिम कुक, है ना, भारत विजिट कर रहा है, जानते हो। 2 एप्पल का स्टोर खुला मुंबई और दिल्ली में, दिल्ली वही साकेत। अब हमें यहाँ देखना होगा कि भारत ने कितना प्रोड्यूस किया है। देखो बताए थे ना कि भारत इलेक्ट्रॉनिक सामान एक्सपोर्ट तो कर रहा है, वहाँ वैल्यू एडिशन की कमी है। हम सिंपली क्या करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, असेंबल करते हैं और विथ लेस वैल्यू एडिशन हम बाहर बेच देते हैं। इससे चलने वाला नहीं है, समझ रहे हो ना? इस हमारे कंट्री में वैल्यू एडिशन का इकोसिस्टम होना जरूरी है। इकोसिस्टम समझते हो ना? बहुत बड़ा कारखाना सिस्टम जो कहते हैं कि जहाँ पे स्टार्ट हो कोई भी चीज़, जैसे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, इस तरह का चाहिए। बिना वैल्यू एडिशन नहीं हो सकता है। एग्जांपल देखो कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक फिनिश प्रोडक्ट गया है इस बार, जिसमें ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन थे, तो 55% इंक्रीज हुआ, विच इज़ वेरी गुड फॉर अस। और उसमें जानोगे कि मान लो कि 100 मोबाइल फ़ोन बिका है, तो तुमको पता चलना चाहिए कि उसमें 50% तो तुम्हारा एप्पल का ही चीज़ सब है पहले से ही। एप्पल स्टोर आने से पहले ही 50% गया है एप्पल से रिलेटेड जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान सब है असेंबल्ड होके। और अभी तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कि चलो 2 एप्पल का भी खुल गया, ह्यूज अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट। और देखो एप्पल हैज़ बिकम, देखो एप्पल जो है लार्जेस्ट ब्लू कलर जॉब क्रिएटर बन चुका है इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में। यानी कि ब्लू कलर जब समझते हो ना, अच्छा खासा जॉब है, नॉट बैड वाला जॉब, ठीक है। बहुत कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। इसमें देख लो कि सर्विस का एक्सपोर्ट कितना बढ़ा है हमारा, अभी जस्ट बताएं 24% है ना। अभी $160 बिलियन, तो पहले कंपेयर में हम 25% से ग्रोथ किए हैं। और इसमें देखो इन द सर्विस वर्टिकल क्या क्या है हमारे पास, लीगल, मेडिकल, MNC वगैरह है, वो सब ग्रोथ किया अच्छे से। तो इससे हमें पता चलता है कि यस, हमारा जो ध्यान होना चाहिए, भारत का ध्यान होना चाहिए, दोनों तरफ होना चाहिए। सर्विस में तो बेस्ट कर ही रहे, मगर मैन्युफैक्चरिंग में भी हमें बेस्ट करना होगा। मगर मैन्युफैक्चरिंग में बेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि हम सर्विस को भूल जाएँ, दोनों ही इम्पोर्टेंट। अब तुम थोड़ा सा चाइना के साथ बात करते हैं, चाइना और भारत का कंपैरिजन करते हैं, तुमको समझ में आ जाएगा और स्पष्ट हो जाएगा। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री है, मानते हो इस बात को, है ना। लगभग सालाना उसका $5 ट्रिलियन का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है, $5 ट्रिलियन। भारत का GDP 3.5 है, ठीक है। और उसमें लगभग तुम्हारे 83 मिलियन वर्कर्स काम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, 83 मिलियन। इसका मतलब 8.3 करोड़, बहुत होता संख्या। भारत का कॉन्ट्रास्ट देखो, भारत में क्या है तुम्हारा कि मैन्युफैक्चरिंग में लगभग हम लोग कितने हैं, 500 बिलियन है। 500 बिलियन का मतलब क्या है, 50 करोड़, 50 करोड़ आदमी काम करता है, ठीक है। और अलग अलग डेटा अलग अलग चीज़ भी बताता है, ठीक है। कई कहता है कि तुम्हारा 27 मिलियन से लेकर 62 मिलियन, ये भी बोलता है। सॉरी गलती बता दी। हमारे इंडिया में जैसे $5 ट्रिलियन उसका है ना, 5 ट्रिलियन मतलब 500 हो जाएगा, $500 बिलियन हो जाएगा, सॉरी $5000 बिलियन हो जाएगा। इंडिया में कितना है तुम्हारा आउटपुट इसका, 500 बिलियन, यानी कि चाइना से हम लोग बहुत पीछे, चाइना से हम 10 टाइम्स कम है, या हमसे 10 टाइम्स ज़्यादा बेटर है चाइना मैन्युफैक्चरिंग में। और इंडिया कितना एम्प्लॉयमेंट देता है, इंडिया एम्प्लॉयमेंट देता है मैन्युफैक्चरिंग में 2.7 करोड़ से लेकर 6.2 करोड़, और अलग अलग डेटा है, ठीक है। जैसे अभी अशोका यूनिवर्सिटी का मैं डेटा का बात करूं तो वो कह रहा है कि पहले 5.1 करोड़ था 2016 और 17 में, और वो घट के अभी 2.7 करोड़ हुआ है। तो अलग अलग आंकड़ा है स्टूडेंट, बात समझ में आया। मगर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में हमारा जो वर्कफोर्स है वो घट रहा है। तुम सही खोल के बैठी हो, समझ में आ रहा है, घट रहा है। चाइना कितना है मैन्युफैक्चरिंग में तुम्हारा, $5 ट्रिलियन, भारत कितना है, $500 बिलियन है, समझे। तो देखो एक तो सबसे बड़ा दिक्कत है कि यस, सैम्पल एम्प्लॉयमेंट जो सर्वे वो भी थोड़ा सा उतना है नहीं, जानते हो कि हमारा ज़्यादातर वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में है, तो डेटा का किल्लत रहता है, इसलिए डेटा हमारे पास सही है ही नहीं। देखो ना ऊपर में सर्वे बोला है 2.7 करोड़ से लेकर 6.2, और फिर अशोका यूनिवर्सिटी कहता है कि 5.1 करोड़ पहले था, अभी 2.7 करोड़ हो गया है। तो डेटा कमी है। मैं इतना समझो कि मैन्युफैक्चरिंग में हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो घटते चला जा रहा है। आगे देखो, हाई एंड जॉब क्रिएटेड इन हाई टेक सेक्टर्स हैव हायर मल्टीप्लायर इफेक्ट। समझ रहे हो ना
कि यानी कि जहाँ हम क्या करेंगे, यदि हाईटेक सेक्टर्स में कुछ वैल्यू एडिशंस करेंगे तो उसका बहुत ही लाभ होगा, ज़्यादा जॉब क्रिएट होगा। जैसे यदि हम कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का बात माने तो वहाँ पे जो स्टडी हुआ था उसके आधार पे जो हाई एंड जॉब है यानी कि हाई टेक सेक्टर्स का, उसका बहुत बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इकोनॉमी पे, समझे ना। यदि बहुत बड़ा खुला तो उसका असर बहुत बड़ा पड़ेगा। हाईटेक समझ रहे हो ना, हाईटेक का मतलब जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, जैसे एप्पल का हो गया, लेट से एप्पल दुनिया में टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है ना, उसका हर एक चीज़ ही अपना है, हेडफोन से लेके चार्जर से लेके माइक्रो प्रोसेसर से लेके हर एक चीज़ ही उसका यूनिक है, समझ गए। ये और मल्टीप्लायर इफेक्ट है जॉब क्रिएटेड में, इकोनॉमी में, सभी चीज़ में। जैसे ये बोल रहा है मारुति का, देखोगे तो बोला है कि इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट 3.5 जॉब्स है, यानी कि 2 हाई स्किल में 2 हाई स्किल्ड एंड 2 लो, यानी कि इसका क्या है कि 2 बड़े वाले आदमी क्रिएट होंगे और 1 लो स्किल वाले क्रिएट होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना हाईटेक वाला हो तो उसमें जॉब क्रिएशन में ना बहुत फ़ायदा होता है। 3 आदमी जॉब क्रिएट हो रहा है, उसमें 2 स्किल्ड वाले हो रहे हैं, 1 अनस्किल्ड वाले हो रहे हैं, कहने का मतलब ये हुआ। एंड इन फैक्ट सर्विस इंडस्ट्री वुड टेंड टू क्रिएट अ लॉट मोर जॉब्स, सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा क्रिएट कर सकता है। यदि लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग असेंबली का बात करोगे उससे कंपेयर में सर्विस इंडस्ट्री ज़्यादा करता है। प्रिसाइज रीजन है स्टूडेंट कि जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है जैसे चाइना भी तुम्हारा सर्विस में अच्छा खासा है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चाइना भले ही तुम मैन्युफैक्चरिंग के लिए जानते हो, अभी भी उसका हाफ ऑफ द वर्कर्स क्या है, सर्विस में इंगेज्ड है। तो सर्विस को भी आप छोटा नहीं मान सकते हो, सर्विस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका मैन्युफैक्चरिंग है। इसलिए भारत को दोनों ही जगह पे ध्यान देना चाहिए। ऐसे भी मैन्युफैक्चरिंग भारत बहुत पीछे होते चला जा रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ाना चाहिए और सर्विस में और बेटर परफॉर्म करना चाहिए हमें। तो यहाँ पे देखो, व्हाट आर द रीजन्स फॉर स्ट्रक्चरल करंट अकाउंट डिफिसिट इन कंट्रीज लाइक इंडिया। देखो हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट है कि नहीं है? हाँ, करंट अकाउंट डिफिसिट है। किसके लिए? मेन क्या रीजन है? मर्केंटाइज ट्रेड, और ज़्यादा इंपोर्ट होता है, इसमें बहुत बड़ा गैप है कि नहीं है? यही गैप होने की वजह से 2-3% जीडीपी का हमारा चला गया करंट अकाउंट डिफिसिट। वही तुम चाइना देखो, चाइना क्या है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, इसलिए करंट अकाउंट हमेशा सरप्लस रहता है। और फिर तुम यूनाइटेड स्टेट्स देखो, यूनाइटेड स्टेट्स हमेशा तुम्हारा डिफिसिट रहेगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब है ही नहीं यूनाइटेड स्टेट्स। देखो वही चीज़ बताया गया है कि सर्विसेज क्या है आपका, नॉन ट्रेडेबल नेचर। फॉर एग्जांपल एक बार्बर हुआ, एक शेफ हुआ, वो आपका सर्विस नहीं दे सकता है, मगर कोई आप सामान बना दिए, मैन्युफैक्चरिंग कर दिए, तो हो सकता है आपका डोमेस्टिक में भी बिक जाएगा, नहीं बिकेगा तो बाहर भी बिक जाएगा, उसका ये फ़ायदा होता है, समझे। जैसे देखो ज़्यादातर जो सर्विस होता है वो नॉन ट्रेडेबल, जैसे एग्जांपल देखो बार्बर हुआ, शेफ हुआ, वो सर्विस नहीं दे सकता है, ओशन से उधर जाकर सर्विस नहीं दे सकता है। वाइल सम सर्विस कैन बी ट्रेडेड, कुछ सर्विस ट्रेडेड है, जैसे हमारा IT सर्विस है, तो उसका भी जो स्केलेबिलिटी वो भी लिमिटेड है। ग्लोबल सर्विस ट्रेड देखो, ग्लोबल यदि पूरा दुनिया का हम सर्विस देखें तो 1/4 क्या है तुम्हारा, सर्विस है, और 2/3 जो होगा बाबू क्या होगा, वो मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो साफ साफ तो बोला कि मैन्युफैक्चरिंग इतना इंपॉर्टेंट है, समझे। अब वही बोला कि जो कंट्री जिसका मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बहुत कम है, तो जाहिर सी बात है उसका करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा होगा। UK और US देखो भले ही डेवलप कंट्री है, उसके बावजूद भी देखो वो क्या है तुम्हारा, करंट अकाउंट डिफिसिट ही है। हाँ, ये अलग बात है कि वो बचे रहता है क्योंकि उसका करेंसी हार्ड करेंसी है, जानते हो हार्ड करेंसी है तो कोई दिक्कत नहीं है, छापो और बांट दो। अब देखो यूनाइटेड स्टेट्स के पास कितना कर्जा है, मगर कोई टेंशन ही नहीं, क्यों, पूरा दुनिया में तुम्हारा डॉलर चलता है, तो क्या है उस डॉलर बनाएगा दे देगा। मगर दूसरे हमारे इस कंट्री में नहीं होने वाला क्योंकि हमारा कंट्री सॉफ्ट करेंसी है, तो यहाँ हार्ड करेंसी की वजह से बच जाता है ये लोग, हमारा ऐसा कंट्री नहीं बचने वाला है। आगे देखो, व्हाट शुड बी द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी फॉर इंडिया, भारत के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए? तो भारत के लिए स्ट्रेटजी यही होना चाहिए कि यस, लार्जर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होना चाहिए हमारे पास, समझे, लार्जर। यदि हम सप्लाई चेन सिस्टम का देखें, कोविड-19 के बाद जानते हो सप्लाई चेन सिस्टम कैसे टूटा है, इसलिए हम ग्रुपिंग कंट्री बना रहे हैं ना, लाइक माइंडेड वाला कंट्री सब, ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोग कर रहे हैं, है कि नहीं है? बताओ तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोग कितना साइन किए हैं, FTA साइन किए हैं, UAE के साथ साइन कर रहे हैं, बिल्कुल हमें चाहिए। डिस्पाइट द रिकॉर्ड देखो सर्विस में तो बेस्ट कर लिए आप, उसके बावजूद भी करंट अकाउंट डेफिसिट आपका 2-3% है GDP का, लिखा तो है वहाँ पे। तो फाइनल शब्द यही है स्टूडेंट, यस हमें दोनों पे फोकस करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग पे भी फोकस करना होगा और हमें सर्विस पे भी फोकस करना होगा यदि हम कंट्री को आगे ले जाना चाहते हैं तो। समझ गए ना, क्योंकि कितना बढ़िया एग्जांपल दिया गया, चाइना और इंडिया कंपैरिजन किया गया,
हर समय दोनों ही इम्पोर्टेंट है। और अभी देखो अशोका यूनिवर्सिटी के हिसाब से क्या है, हमारा कम जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम होते चला जा रहा है। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आगे देखो व्हाट आर द टैक्स हेवन्स। टैक्स हेवन क्या होता है? तो जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो देखते हैं 8 अप्रैल को आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में। अब देखो ये तो पनौती है ना मॉरिशस, बताओ। अब यदि हम एफडीआई देखते हैं, चलो एफडीआई तुम लोग को राउंड ट्रिपिंग बताए थे बहुत अच्छे से, राउंड ट्रिप हवाला रूट बताए थे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है अभी कैसे कैसे पैसा जाता है एजेंट के द्वारा, कैसे लेयरिंग होता है। लेयरिंग जानते हो, एक सेल कंपनी से दूसरा सेल कंपनी गया, इसका खत्म हो गया, फिर तीसरा सेल कंपनी गया, इसका खत्म हो गया, और उसी से टैक्स हेवन को फायदा होता है। टैक्स हेवन मतलब वो कंट्री जहाँ पे टैक्स बहुत कम लगता है, और वहीं पे एमएनसी चोरी करता है, क्योंकि ये लोग चोरी करता है। यदि इंडिया में पे करेगा तो बहुत महंगा लगेगा, उसको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, इसलिए चोरी करता है टैक्स का, रॉयल्टी के नाम पे, है ना। प्राइमरी इनकम बाबू, प्राइमरी इनकम जानते हो ना, प्राइमरी इनकम के नाम पे वो बाहर शिफ्ट कर देता है पैसा। कहाँ? पनामा टाइप का, मॉरिशस, सिंगापुर सब में, वर्जिन आइलैंड है ना यूनाइटेड किंगडम का, यूके का, ऐसे सब जगह कर देता है। तो हम यहाँ पे आंकड़ा देखना चाहेंगे कि 2000 के बाद अभी 2023 तक ये 20-22 साल में क्या हुआ है, कौन से कंट्रीज से आया है। और तुमको विश्वास भी नहीं होगा कि अब मॉरिशियस से कोई बोलेगा कि सबसे ज़्यादा भारत को एफडीआई आता है, तो तुमको पचेगा ये चीज़? पच ही नहीं सकता। मॉरिशियस से कैसे आ सकता है ये बताओ ना हमको। मॉरिशियस क्या बहुत बड़ा कंट्री है क्या? इतना छोटा बेकार है वो, कुछ नहीं इकोनॉमी है उसका, वहाँ से कैसे आ सकता है यार? सोचने बात। तो इसलिए भारत सरकार का दिमाग खराब हुआ, डीटीए करवाया है, तब जाकर पूरा रिड्यूस हुआ वहाँ से। तो मैं देखो यहाँ पे मॉरिशस भी एक टैक्स हेवन है। अब देखो उसका जीडीपी कितना, $14 बिलियन का जीडीपी कोविड-19 से पहले, ठीक है। अब देखो 2000 से लेके देखोगे अभी तक मतलब भारत में जो एफडीआई आया है 20-22 साल में 26% मॉरिशस से आया है। कोई विश्वास कर सकता है इस बात को कि 2000 के लेकर 22 साल में यदि 100 रुपया एफडीआई आया है, 26 रुपया मॉरिशस जैसे कंट्री से आया है, जिसका कितना है तुम्हारा 14 बिलियन का इकोनॉमी है। कहाँ 14 बिलियन, कहाँ $3.5 ट्रिलियन का जीडीपी। तो मैच है? $3.5 ट्रिलियन में तुम एफडीआई दे रहा है, जो कि तुम्हारा खुद इतना हालत जीडीपी, इतना हालत खराब है जीडीपी का। सब राउंड ट्रिपिंग है, सब राउंड ट्रिपिंग है ये, समझे। और देखो चाइना हैज रिसीव्ड ऑलमोस्ट, देखो चाइना को कितना मिला है एफडीआई? $2.6 ट्रिलियन का मिला है, समझे, अलग अलग कंट्रीज से। नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड क्रॉस बॉर्डर कैपिटल फ्लोज थ्रू द, देखो केवल ये इंडिया ही ग्रसित नहीं है, इसलिए तो देखो G5 का सम्मेलन हुआ था, जानते हो G5 G6 कंट्री था अभी कुछ 1-1.5 साल पहले। वो बोला था कि मिनिमम हम ना एमएनसी टैक्स लगाएंगे, मिनिमम टैक्स लगाएंगे 15% का, वो बोला था। और ये बोला था कि हम G20 को भी पूछेंगे इसके लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे कि आधा जो पैसा है ना लगभग तुम्हारा यहीं से आता है, यानी कि दुनिया में जो एफडीआई लगता है आधा तुम्हारा टैक्स हेवन वाला कंट्री से ही जाता है। यदि मैं रिपोर्ट देखो कॉर्पोनेट का, ये कहता है कि देखो कि कंट्रीज विथ स्मॉल इकोनॉमीज, जो छोटा इकोनॉमी है, डेट अट्रैक्ट फॉरेन का विथ नेग्लिजिबल और जीरो कॉर्पोरेट टैक्स, यानी कि सब टैक्स हेवन ही है। ये अट्रैक्ट करता है, बोलता है आपको टैक्स नहीं लगेगा, और यहाँ पे पैसा लोग एमएनसी सब क्या करता है, दे देता, और 1% 2% से इस कंट्री का चल रहा है। देखो आईएमएफ का आया है कि 19% ऑफ फॉरेन कैपिटल हैज़ कम टू इंडिया थ्रू, देखो बोल तो रहा है कि 19% अभी जो भारत में आ रहा है एफडीआई फॉरेन कैपिटल, चाहे एफडीआई बोलो चाहे एफपीआई बोलो, हाँ लगभग 20% कहाँ से आ रहा है? यही टैक्स हेवन से ही आ रहा है। तो गवर्नमेंट डेटा शोज डैट 32% ऑफ द एफडीआई टू इंडिया हैज़ कम थ्रू टैक्स हेवन्स एंड सेम स्टोरी रिपीट्स अक्रॉस लार्ज इकोनॉमी। केवल भारत में नहीं, दुनिया में जितने बड़े बड़े इकोनॉमी है, चाहे चाइना हो कहीं पे भी हो, सब में सेम ही कहानी है, टैक्स हेवन से ही एफडीआई जा रहा है। और हमारा भारत का यदि आंकड़ा देखें तो 30 से 32% का बोल रहा है। बात समझे, ये स्थिति है। देखो थोड़ा सा देख लो मॉरिशस, देखो जैसे कहा है मैंने, मॉरिशस देखो 26%। अब देखो केमन आइलैंड और सिप्रस, देखो केमन 2nd पोजीशन पे है और सिप्रस तुम्हारा 3rd पोजीशन। जानते हो झिंगा कंट्री सब है, कंट्री भी बोलने में मुश्किल पड़ेगा तुमको, हर समय विवाद है यहाँ पे। यदि हम ले ये 22 साल का आंकड़ा, तो इंडिया को कितना मिला? लगभग $200 बिलियन का एफडीआई मिला इस कंट्री सबसे।
चाइना गेट्स नेली 3/4। अब देखो चाइना का तो और बुरा हाल है, 3/4 जो मिला है वो तुम्हारा टैक्स हेवन से ही मिला है। और IMF कहता है कि 74% अब $3.6 ट्रिलियन जो मिला है वो सब यहीं से आया है चाइना को। तो चाइना का वही तो 3/4 का मतलब वही लगभग 75% के आसपास, इतना ज़्यादा। और इसका क्या है देखो, दिस माइट बिकॉज द 2 of the 24 हैवेंस आइडेंटिफाई बाय, क्योंकि देखो अभी IMF का जो स्टडी आया था या फिर बहुत सारा डेटा आया था तो उसमें बहुत कंट्री को टैक्स हेवन का दर्जा दिया गया है। उसमें हांगकांग और ताइवान खुद आता है। तो हांगकांग और ताइवान तो वन चाइना पॉलिसी के हिसाब से आता है। हो सकता है कि मे बी यहाँ से बहुत ज़्यादा मेनलैंड चाइना में जाता हो। समझ में आ रहा है कुछ भी? तुम लोग समझ में आ रहा है कुछ भी क्या बोल रहे हैं हम? हांगकांग और ताइवान किसका हिस्सा है? चाइना का हिस्सा है वन चाइना पॉलिसी के हिसाब से। तो अभी जो लिस्ट आया उसमें टैक्स हेवन में ताइवान भी हांगकांग भी, तो हो सकता है मेन रीजन ये हो कि यहीं से जाता होगा। आगे देखो, आखिर क्यों पार्क करता है टैक्स हेवन में पैसा, पार्क क्यों करता है MNC? देखो टैक्स हेवन दिखाया गया फिगर, देखो मॉरिशियस, हांगकांग, ताइवान, बहामास, है ना, कैमन आइलैंड्स, पनामा, दिख रहा है ना तुम लोग को? देखो MNC जो है ना वो ऐसा गंदा बनाया है, ऐसा सीरीज बनाया है कि इसकी वजह से वो डायरेक्ट टैक्स हेवन में डाल देता है ताकि वो टैक्स इवेजन कर सके, चोरी कर सके, ठीक है। और दे रिलाई ऑन द स्मॉल कंट्रीज ताकि उसका कैपिटल बच सके। नहीं तो गवर्नमेंट, या तो देखो यदि यूनाइटेड स्टेट्स का कोई कंपनी है, सुनो, उसको दोनों तरीके से दिक्कत हो जाएगा। यदि इंडिया से पैसा कमाना है तो इंडियन गवर्नमेंट तो आएगा दौड़ते हुए कि हमको टैक्स दो। अब यदि रॉयल्टी उल्टी के नाम पे अपना कंट्री में शिफ्ट कर दिया तो फिर वो कंट्री वाला गवर्नमेंट जाएगा दौड़ते हुए कि तुम हमको पैसा दो। तो ना इधर देंगे ना उधर देंगे, तीसरा जगह पे दे देंगे, क्योंकि वहाँ पे 1% से 1.5% लगेगा। बात समझ में आया ना? तो देखो टैक्स हेवन ऑल्सो हेल्प कंपनी। देखो उसके बाद तो जानते हो कि कभी स्क्रूटनी नहीं हो पाएगा, तुमको चेक ही नहीं हो पाएगा कि पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्योंकि सेल कंपनी टू सेल कंपनी जाएगा। अब पहला सेल कंपनी क्या है, बंद हो जाएगा, तो ट्रैक करना बड़ा मुश्किल है। उसी को बोलते हैं लेयरिंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं लेयरिंग करना, कि एक टैक्स हेवन से एक सेल कंपनी से सेल कंपनी। देखो अब सेल कंपनी भी कैसा होता है इन लोग का, ऑन द पेपर देखो कि बड़ा बड़ा MD डायरेक्टर पूरा ब्यूरोक्रेसी दिखा देगा उसमें कि ऐसा ऐसा है पूरा ब्रांच, हकीकत में कोई नहीं है, खाली पेपर पे चल रहा है। फिर एक सेल कंपनी बंद, दूसरा सेल कंपनी, फिर MD सब बैठा हुआ है। ऐसे करते 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 पीछे का इरेज करते जाओगे तो पता नहीं चलेगा पैसा आया कहाँ से। और एक ही बार में वाइट मनी में कन्वर्ट होकर फिर इंडिया ऐसा कंट्री में FDI के रूप में आ जाएगा, FPI के रूप में आ जाएगा। तो गलत बात है कि नहीं है? हमारा वही है, हवाला रूट है ये सब। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, FDI यहाँ पे अलग अलग देखो, सिक्रेसी, नो नीड फॉर अकाउंटेबिलिटी, अवॉइडेंस ऑफ टैक्सेस, लैक ऑफ पब्लिक स्क्रूटनी, सेल कंपनी आर द मेन रीजन। फायदा क्या है कि पूरा सिक्रेसी, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लेयरिंग हो रहा है ना, टैक्स का चोरी हो रहा है, पब्लिक का पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बनता ही नहीं इस पर। देखो FDI फ्लो फ्रॉम टैक्स हेवन कितना कितना हुआ चाइना के हिसाब से देखोगे तो चाइना देखो 74%, जर्मनी में देखो 25%, जापान में 20%, इंडिया में 19%, US में देखो 12%। US को कहाँ छोड़ा है? देखो FDI फ्लो टू टैक्स हेवन। देखो टैक्स हेवन, देखो चाइना से देखो 81% जाता है टैक्स हेवन में। हाँ, इंडिया से भी देखो 19% जाता है। ये जाना और आना हुआ FDI टू टैक्स हेवन। देखते हो इंडिया से 19% जा रहा है। चाइना देखो, चाइना जितने मेरा रेसिपेंट है उतना ज़्यादा तुम्हारा फ्लो भी जा रहा है। समझ में आ रहा नहीं ये चीज़? जापान से देखो 5% जाता है टैक्स हेवन में। आगे देखो स्टूडेंट, तो लुक एट द सिंक सेंट्रलिटी ऑफ दिस हेवन। अरे वो सिंक सेंट्रलिटी है, सिंक सेंट्रलिटी के बारे में बताऊंगा थोड़ी देर में तुम लोग को। कोऑर्डिनेट रिसर्च ग्रुप जो कि आम्स्टरडाम का है तुम्हारा, ये यूरोपियन रिसर्च काउंसिल से ही चलता है, ये वाला जो रिसर्च ग्रुप है, ये कोशिश किया है कि ग्लोबल कॉर्पोरेट कैसे कंट्रोल करता है और कैसे ये फाइनेंशियल फ्लो होता है तुम्हारा वर्ल्ड का बड़ा बड़ा टैक्स हेवन में। इसके लिए एक वर्ड देखो, बढ़िया सुनना, अच्छे सुनो अच्छे से, सिंक सेंट्रलिटी वैल्यूज। सिंक सेंट्रलिटी वैल्यूज का मतलब ये हुआ स्टूडेंट, एक टर्मिनोलॉजी ये लोग क्या किया है, डिजाइन किया है, बनाया है, टर्मिनोलॉजी बनाया है। कौन बनाया है? ये ग्रुप। यदि मान लो कि सिंक सेंट्रलिटी वैल्यूज 10 है, इसका मतलब कि जो GDP है उसके हिसाब से 10 गुना ज़्यादा उसको आ रहा है पैसा। समझे? यानी कि 10 मीन्स ए कंट्री फॉरेन एसेट इनफ्लो इज 10 टाइम्स दैट ऑफ GDP। यानी कि GDP के हिसाब से 10 गुना ज़्यादा आपका FDI, जैसे GDP अट्रैक्ट करता है, जैसे इंडिया का बहुत बड़ा GDP है तो बहुत ज़्यादा FDI अट्रैक्ट करेगा।
तो ये सिंक सेंटिलिटी वैल्यूज़ का मतलब है कि आपके जीडीपी के हिसाब से कितना ज़्यादा कर रहा है। एंड तुमको जान के बहुत हैरानी होगा कि वर्जिन जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है उसका आप बताओ 5,000 ज़्यादा तुम्हारा एससी है, यानी कि जो औकात है उससे ज़रा 5,000 टाइम ज़्यादा उसको एफडीआई मिल रहा है। कहने का मतलब ये है जो उसका जीडीपी का औकात है उसके कंपेयर में 5,000 टाइम ज़्यादा मिल रहा है। प्योर तुम्हारा टैक्स हेवन है ये, टॉप टैक्स हेवन कंट्री है ये। बात समझ में आए? देखो सबका दिया गया, वहाँ पे देख लो क्लोजली थोड़ा। कैमन आइलैंड का 331 है, यानी कि जो उसका हैसियत है उसके हिसाब से 300 टाइम ज़्यादा आ रहा है वहाँ पे। हाँ, और भी देख सकते हो, बरमूडा का देख सकते हो तुम लोग। देखो वर्जिन आइलैंड का मैं बता चुका हूँ तुम लोग को, है ना। माल्टा देख लो, मॉरिशस देख लो, ताइवान देख लो। ताइवान तुम्हारा क्या है 2000 टाइम्स है, मार्शल आइलैंड 100 टाइम्स है, एंड सो ऑन। समझ में आ गया ना? कोई पूछेगा कि सिंक सेंटिलिटी वैल्यूज करंट अफेयर्स में है, वो किससे रिलेटेड है? टैक्स हैवेंस, कि जीडीपी के हिसाब से कितना ज़्यादा आ रहा है। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। देखो आगे देखते हैं, इतना खुशी क्यों होता है लोगों को? एक्स्ट्रा लीगल किलिंग्स होता है तो इनकाउंटर होता है तो। जीएस पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स एंड फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन एंड देयर रोल इन द पॉलिटी। ये बिजनेस लाइन में आया था 19 अप्रैल को। तो यहाँ पे देखो फिर से डिबेट हो गया, ये पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पुलिस रिफॉर्म को लेकर जानते हो ना कितना साल से बात उठ। देखो जिस तरह उत्तर प्रदेश में हुआ है, आतिक अहमद मरा है, उसका भाई मरा है, एक डिबेट तो है कि पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए फिर से, है ना। अब देखो क्या करें, द डिबेट्स आर ऑल टुगेदर टू डिफ्यूज एंड लैक फोकस। ये डिबेट में उतना ध्यान नहीं है जितना ध्यान होना चाहिए था। पुलिस एक्ट बताओ ब्रिटिश पार्लियामेंट के टाइम में बना था 1861 में। इसका काम था उस समय कि जो इंडियन सोल्जर है उसका म्यूटिनी को रोक के, बात समझे, कंपनी के हित में हो। और सेम अभी भी दोहराए जा रहे हो, ह्यूज पावर ऑफ डिटेन, उसमें पूरा डिटेन करने का बात था। अरेस्ट देखो, है ना। एंड द एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड फ्यू टाइम्स, बट एक्ट को अमेंड किया गया बट रिजल्ट नहीं आया ऐसा। तो ओवरऑल कहोगे द प्रोविजन ऑफ लॉ आर अनऑब्जेक्शनेबल बिकॉज विथ सो मैनी थिंग्स वी मेक गुड लॉस। हाँ, बहुत सारा हम गुड लॉस भी बनाए हैं अनडाउटली, मगर देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि कॉलोनियल एरा का रूल्स और रेगुलेशंस। अब देखो हर समय बात होता है ना सेडिशन एक्ट पे, हर समय बात होता है। कन्हैया कुमार के ऊपर जो लगा था सेक्शन 154 वाला जो था, आखिर सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक पे लगा था वो। हाँ, तिलक जी पे लगा था, समझे ना, तिलक जी पे भी लगा था, इतना ही समझो। सबसे पहले भी होंगे, साथ एक बार चेक कर लेना गूगल में जाके, देखो एक बार चेक कर लो। तो जब वो सर झुका ही दिया कि नहीं होगा तो एक बार चेक कर ही लो। जहाँ तक हमको पता है तिलक जी पे सबसे पहले लगा था, और हो सकता है तिलक जी पे लगा होगा। एक बार चेक कर लो, एक बार फिर भी चेक कर लो। जब तुम सर हिला रहे हो तो हो सकता है दूसरा भी कोई फ्रीडम फाइटर हो सकते हैं हमारे। देखो तो सबसे फर्स्ट कन्विक्टेड जो हुए थे सेडिशन लॉ से, कौन थे? चेक इट, तिलक जी थे अनडाउटली। क्या उनसे पहले कोई था? हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि नहीं होगा, चेक इट, जल्दी चेक कर लो। हाँ, बीजी तिलक ही थे। हाँ, 73 नहीं होगा। हाँ, बात समझे, तिलक जी ही थे, इसलिए फेमस हो गया उस सेडिशन एक्ट में, क्योंकि बीजी तिलक को लगा है ना, बहुत बड़ी बात है। अरे पढ़ाए थे क्लास में तुम लोग, या ध्यान हो गया होता है। देखो दो चीज़ हमें याद रखना होगा इस चीज़ से रिलेटेड। प्रैक्टिस देखो, प्रैक्टिस नीड्स इफेक्टिव सुपरविजन। जो भी प्रैक्टिस हो रहा है वो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, उस पर सुपरविजन होना चाहिए कि पुलिस कर क्या रहा है। सुपरविजन इज लार्जली अबाउट प्रोसीजर और प्रोसेस, टू मच एम्फेसिस ऑन प्रोसेस कैन प्रिवेंट इफेक्टिव पुलिसिंग। बस ज़्यादा भी एम्फेसिस नहीं होना। कहने का मतलब देखो सिंपल है, इसमें घुमा दिया है। कहने का मतलब है कि यस प्रैक्टिस होना चाहिए और ठीक ठाक सुपरविजन भी होना चाहिए, पुलिस कर क्या रहा है। एटीट्यूड देखो, द प्रेशर टू डिलीवर हैज लेड टू द नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ एटीट्यूड। इफ अ पुलिस नोज दैट हिज प्रैक्टिस विल नॉट बी क्वेश्चन, हिज एटीट्यूड चेंजेस एंड बिकम समवन टू फेयर। अब देखो यदि पुलिस को तुम पूरा छूट दे दिया, अब बोला कि अकाउंटेबिलिटी आपका मेंटेन नहीं, तो कुछ भी कर देगा वो, कुछ भी कर सकता है ना। जैसे उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से छूट दे दिया गया कि कुछ भी कर दो, वो तो अब इनकाउंटर कर रहा है, नया नया कहानी बना रहा है।
If procedure is seen as a nonsense, even by those job is to ensure that proper procedure have been followed, a sense of invalidity is inevitable. तो कहने का मतलब सेम ही है, प्रोसीजर देखो, वी हैव टू फोकस ऑन द प्रोसीजर, ठीक है ना। और ये सब चीज़ ना थोड़ा ध्यान से ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं किया जाता है। 3 चीज़ हमें यहाँ समझना होगा, पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियली। क्या है देखो, पॉलिटिकल प्रॉब्लम अराइज, ठीक है, जब लॉ एंड ऑर्डर का बात होता है तो वहाँ से पॉलिटिकल प्रॉब्लम सब अराइज होता है। सिटीजन देखो, हमें कोशिश करना चाहिए स्टूडेंट कि ज़्यादातर बेटर हो, टू लॉ अबाइडिंग सिटीजन हु वांट टू लीड ए पीसफुल एंड सेफ लाइफ, एनी पॉलिटिशियन हु कैन इंश्योर दिस इज़ अ हाईली री इलेक्टेबल बिकॉज दिस थिंग्स आर पब्लिक गुड्स। यानी कि जो पॉलिटिशियन पीस सोसाइटी का बात करता है, अच्छा सोसाइटी का बात करता है, दे मस्ट बी इलेक्टेड। और जो लॉ एंड ऑर्डर का बात करता है, तो ये चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। कहने का मतलब है कि यस, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नहीं होना चाहिए सोसाइटी में। अब क्या हुआ देखो, अतिगय में चोर आदमी था, 1 नंबर का गुंडा आदमी था, मगर उसको जो मारा है उससे क्या लेसन जाएगा? कोई भी बंदूक उठा के चल देगा, फिर तो होगा क्या? फिर इसका रिपरकशन बहुत गंदा होगा। तो यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स का काम ये था कि सुनिश्चित करना कि यस, लॉ एंड ऑर्डर को हम बहाल करेंगे और इस तरह का चीज़ होने नहीं देंगे। बट एट द सेम टाइम जुडिशरी को भी अपना प्रोसेस एक्सपेडाइट करना चाहिए, क्योंकि आज जो ये बीत रहा है, कहीं ना कहीं जुडिशरी भी उतना ही जिम्मेदार है इस चीज़ का, है कि नहीं? बताओ तो, यदि जुडिशरी यदि टाइम पे ही दे देता है, डिलीवर कर देता है ना, है कि नहीं? मेन प्रॉब्लम यही है, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई। जितना लेट होगा जस्टिस में, उतना ही तुम डिनाई कर रहे हो उस चीज़ को। एडमिनिस्ट्रेटिव देखो, एस्पेक्ट क्या है कि यस, पुलिस सर्विस टू बी प्लान, आईएएस का जो होता है तो उस तरीके से होना चाहिए। अमेंडमेंट चाहिए सीआरपीसी में, जो 50 साल पहले बना था, यस यू हैव टू चेंज। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि टुडे देयर इज़ अ नो पॉलिटिकल इंसेंटिव। कोई पुलिस रिफॉर्म पे कोई बात ही नहीं करना चाहता है। क्यों? स्टेट के अंदर आ जाता है पुलिस, अब पुलिस को धरालस यूज़ करता है ये लोग। अब प्रकाश सिंह बादल कमीशन का रिपोर्ट कब से पड़ा हुआ है? हाँ, जानते हो डीजीपी जो थे उत्तर प्रदेश के, वो कब से बोले कि पुलिस रिफॉर्म लाना जरूरी है भारत में, और सुप्रीम कोर्ट कई बार बोल चुका है। अच्छा, तुम भी लोग बोलो पुलिस रिफॉर्म आना जरूरी है कि नहीं? यहाँ पुलिस तो आदमी को टॉर्चर कर रहा है, वो क्या वो गुंडा को संभालेगा? वो तो लोग को टेंशन देता है। तो यस, पुलिस रिफॉर्म होना बहुत जरूरी है। जुडिशरी देखो, और जुडिशरी को अपना रोल प्ले करना चाहिए। अनडाउटली जो भी हो रहा है, कहीं ना कहीं जुडिशरी भी इतना ही लीगल है, जिम्मेदार है ना। सच ए हाई लेवल ऑफ प्रूफ दैट शॉर्टकट्स आर इनएविटेबल रिजल्ट। अब तुम झूठ मूठ का इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से तुम इतना उसको स्पेस देता है कि अभी आओ, फिर जाओ, बैठो, फिर तुम्हारा होगा, डेट पे डेट दिए जाओगे तो यही सब होगा जो बात है। तो लेट्स बी थैंकफुल दैट वी फॉलो एंग्लो सेक्शन जुरिस्प्रूडेंस दैट सेज एन एक्यूज्ड इज इनोसेंट। देखो बताए थे ना, अच्छा बात है कि पुराना वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं एंग्लो वाला, इसमें कहा जाता है कि हर वो एक्यूज इनोसेंट है जब तक वो प्रूव ना हो जाए, एक्सेप्ट एनआईए वाला। एनआईए जानते हो ना, एनआईए और उस दिन क्या बताए थे? हाँ, पीएमएलए का, पीएमएलए और एनआई का छोड़ के, पीएमएलए और एनआई में क्या है कि पकड़े गए तो गिल्टी है, आपको प्रूव करना है कि आप इनोसेंट हो। आमतौर पे जो सिंपल चीज़ क्या है उसमें क्या है कि आप इनोसेंट हो जब तक गिल्टी प्रूव ना हो जाए। चलो ये अच्छी बात है। इमेजिन हाउ बैड थिंग्स वुड बी इफ़ वी फॉलोड रोमन लॉ, जहाँ पे क्या था कि कोई आपको प्रूव करना पड़ेगा, वही एनआई वाला प्रूव करना पड़ेगा। तो हमारा सिस्टम अच्छा है। अब देखो ऐसे में कई लोग होंगे जो जेल में होंगे, कस्टडी में होंगे, बट बुरा नहीं किए होंगे, गलती नहीं किए होंगे। तो एक तरह से पुलिस रिफॉर्म है ना, जेल रिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है इस कंट्री में, अदरवाइज बहुत दिक्कत होगा। दैट्स इट।